नमस्कार विद्यार्थियों। मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खीजी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जो है हमारे पुराने टॉपिक हड़प्पा सभ्यता इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने शुरुआत की थी हड़प्पा सभ्यता की और हमने विभिन्न पहलू जो है इसके देखे। आज इस टॉपिक में हम जो है वो बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न जो मत हैं, उद्भव संबंधी विभिन्न जो मत हैं, उन मत की बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि चार मत हमारे सामने जो है वह निकल कर आते हैं। कुछ इतिहासकार इसे बलूची संस्कृति कहते हैं। बलूची संस्कृति का तात्पर्य यह है कि बलूचिस्तान जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया गया है। इस संदर्भ में हम अगर विभिन्न इतिहासकारों की या पुरातत्ववेताओं की बात करते हैं तो इनमें नाम लेते हैं वॉल्टर फेयरसर्विस या रोमिला थापर, बहुत ही जाने माने इतिहासविद हैं जिन्होंने ये मत प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जब बात करते हैं तो स्टुअर्ट पिगर्ट या जॉर्ज डेल्स, स्टुअर्ट पिगर्ट या जॉर्ज डेल्स भी इसी मत को बताते हैं या इस मत से सहमत हैं। दूसरे मत की बात करते हैं तो इतिहासकार जो हैं वो सौथी संस्कृति के जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इस संस्कृति के बसाए जाने की बात कहते हैं। सौथी एक जो है स्थान है जो बीकानेर के अंदर हमें प्राप्त होता है। यहाँ के लोगों के जो नरकंकाल है या अस्थि अवशेष है, उन अस्थि अवशेषों की बहुत अधिक समानता जो है द्रविड़ सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। तो इतिहासकार जो है वो इस बात को बताते हैं और उन इतिहासकारों में नाम मिलता है अमला नंद घोष। विद्यार्थियों, कालीबंगा की खोज करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एक नाम डीपी अग्रवाल भी लिखते हैं, डीपी अग्रवाल, यह नाम भी हमें सौती संस्कृति के मत के प्रतिपादन करने वाले लोगों में मिलता है। इसके अलावा अगर तीसरे मत की बात करते हैं तो द्रविड़ मत, यानी कि इस संस्कृति के लोग जो है वो द्रविड़ लोग थे और इस मत का प्रतिपादन राखल दास बनर्जी। विद्यार्थियों, मैं पहले ही आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर रहा था तब मैंने इनका नाम बताया था कि राखल दास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले पुरातत्ववेता है। और इसके अलावा चौथा मत है आर्य मत, यानी कि आर्य संस्कृति बसाने वाले लोगों ने ही जो है वो सिंधु सभ्यता को बसाया है। और इस मत में रंगनाथ राव, एक नाम मिलता है रंगनाथ राव, इनके द्वारा यह मत प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा दूसरा नाम अगर आप पुसालकर यह भी लिखते हैं तो भी सही है। तो इन इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, लेकिन इस मत से जो है वह सर्वाधिक लोग जो है वो सहमत हुए और एक नाम इनमें हमें मिलता है जॉन मार्शल, जिन्होंने यह कहा है कि नहीं, जो द्रविड़ जाति के लोग हैं उन्होंने ही संस्कृति को बसाया है। अगर निर्माता की बात करते हैं तो कुछ इतिहासकार इसमें और अधिक जो है वो अपनी बात कहते हैं या अपनी बात रखते हैं, और जिनमें नाम मिलता है पहला कर्नल शुगल या डॉक्टर गुहा। इन्होंने निर्माता की बात करते हैं उद्भव या निर्माता, और इसमें एक मत प्रस्तुत कर रहे हैं कर्नल शुअल या एवं डॉक्टर गुहा।
जिन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नर कंकाल जो है, यहां से प्राप्त नर कंकाल ये विभिन्न प्रजाति के हैं, विभिन्न प्रजाति। और इन प्रजातियों में, इन विभिन्न प्रजातियों में 4 प्रजातियों का नाम प्रतिपादित किया है। पहली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, दूसरी मंगोलॉइड, तीसरी मेडिटेरियन या चौथी है अल्पाइन। यहां पर मेडिटेरियन जो है इन्हें भूमध्य सागरीय इस नाम से भी जानते हैं। तो कर्नल शुगल और डॉक्टर गुहा ने यहां से प्राप्त नर कंकालों में विभिन्न प्रजाति के नर कंकाल, और ये विभिन्न प्रजातियां प्रोटोस्टेलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरियन या अल्पाइन जो है, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के अस्थि अवशेषों को सिंधु घाटी सभ्यता के अस्थि से प्राप्त अस्थि अवशेषों से समानता बताते हुए यह बताया कि जो है इन प्रजाति के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता बसाई गई है। और इसी मत में दूसरा मत प्रस्तुत कर रहे हैं राखलदास बनर्जी, जिन्होंने ये कहा कि यह यहां से प्राप्त नर कंकाल जो है, नर कंकाल वह द्रविड़ जाति के लोगों का है, और ये द्रविड़ जाति जो है वो भूमध्य सागरीय तट से जो है यहाँ पर आकर बसी है। यानी सर्वाधिक जो अस्थि अवशेष है वो द्रविड़ जाति के लोग या जो भूमध्य सागर से चलकर सिंधु घाटी के तट या उसकी सहायक नदियों पर बसे हैं उनसे समानता रखते हैं, इसीलिए राखलदास बनर्जी ने यह मत प्रस्तुत किया है। और तीसरा मत जो है वह आर्य मत रंगनाथ राव या वह पुसालकर, जो आपके सामने मैंने लिखा है, इन्होंने इसमें जो है ये मस्त, इसके अलावा एक नाम लक्ष्मण स्वरूप भी मिलता है, एवं लक्ष्मण स्वरूप, इन्होंने जो यहां से प्राप्त नर कंकाल है उनकी जो समानता है वो आर्य जाति के लोगों से बताई है। लेकिन इस मत का खंडन जॉन मॉर्सल ने किया, और जॉन मॉर्सल ने इस मत का खंडन किया और खंडन करते हुए कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य या 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य रही है। और आर्य जो जाति है, ये आर्य समुदाय जो है उनकी शुरुआत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से है, और उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इनके मध्य जो है वह लगभग 250 से 300-400 का वर्षों का समय होने के चलते इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हुए, और इस बात का खंडन जॉन मॉर्शल ने किया और कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य सभ्यता के लोगों से समानता नहीं रखते हैं। इसीलिए जो है सर्वमान्य मत निकल कर यह आया कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो द्रविड़ सभ्यता के लोग हैं, जो कि भूमध्य सागर से चलकर सिंधु नदी के तट या उसके सहायक नदियों के तट पर पहुंचे हैं। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों, इसमें कभी आपको कोई कंपटीशन में छोटा प्रश्न पूछते हैं तो बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, और ये नाम जो है आपको उसमें प्रस्तुत कर देने हैं। आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की बात करते हैं कि देखिए, हम किसी भी सभ्यता को आज अगर इतने साल लगभग 4,500-5 हजार वर्ष बाद भी पढ़ रहे हैं तो इसके पढ़ने के पीछे जो उद्देश्य है वह क्यों, कि हम इस सभ्यता या संस्कृति को क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस सभ्यता या संस्कृति को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा हमें देन के रूप में या विरासत के रूप में दी गई है, और इसी विरासत या देन को हम विशेषता के रूप में पढ़ते हैं। ये विशेषताएं क्या हैं?
इन विशेषताओं में सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताएं, वह पहली है कि यह जो है वो कांस्य काल में गिनी जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कांस्य काल, हम जो काल है, इतिहास के जो काल है उनको 4 रूपों में देखते हैं। पहले पत्थर का जिसे पाषाण काल, दूसरा तांबे का जिसे ताम्र काल, तीसरा कांस्य यानी तांबे के अंदर टिन या जस्ता या तांबा जब मिलाया और मिलाने के बाद में एक धातु तैयार की जो कि तांबे से ज्यादा कठोर या स्थिर थी, उसे कांसा कहा। और ये कांसा के ज्यादा संख्या में औजार मिलने के वजह से इस संस्कृति को कांस्य काल में रखा। और कांस्य काल के बाद में लौह काल। तो कांस्य काल इस संस्कृति की पहली विशेषता है। अस्त्र और शस्त्र जो है वो सर्वाधिक कांस्य के। विद्यार्थियों, आप इनको इस रूप में अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में से किसी भी कंपटीशन में कोई भी अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा। दूसरा, यहां जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज है। मात्र सत्तात्मक समाज। मात्र सत्तात्मक समाज का से हमारा तात्पर्य यह है कि यहां से हमें मृण मूर्तियां मिली है। मृण मूर्तियां का मतलब है जो मिट्टी की मूर्तियां, और मिट्टी की मूर्तियां जो सर्वाधिक हैं वह सर्वाधिक हमें मिली है महिलाओं की या स्त्रियों की। तो इससे इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि ये मृण मूर्तियां जो है जो सर्वाधिक रूप में स्त्रियों की है, ये या तो देवियों की है या जो है महिलाओं को इस प्रकार इतना जो है ऊंचा सम्मान दिया गया था कि उनकी पूजा देवी के रूप में कर रहे हैं। तो इतिहासकार इसीलिए समाज को जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज मानते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि ये नगरीय सभ्यता मिली है। नगरीय सभ्यता, इस बिंदु को हम बहुत ही विस्तृत रूप में आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नगरीय सभ्यता का मतलब यहाँ पर नगर बसे हुए मिले हैं। नगर के रूप में बसावट, इन लोगों की जो बसावट है वो नगर के रूप में है। अर्थात ये लोग जो है वो शहर के, नगर या शहर के जो है बनाकर रह रहे हैं, इसीलिए जो है इनको ग्रामीण संस्कृति नहीं मान सकते हैं। और शहर में जिस प्रकार मकान व्यवस्थित रूप में बने हुए मिलते हैं, वहीं यहाँ भी ग्रिड पद्धति में घर बने हुए, भवन मिले हुए हैं, और वो भी पक्की ईंटों के। और साथ साथ में जो है यहाँ सड़कें मिली हैं जो कि 90 डिग्री पर काट रही है। तो इससे इतिहासकार ये बता रहे हैं कि ये नगरीय सभ्यता। और विद्यार्थियों, आपको इस बात पर संशय नहीं होना चाहिए कि भारत के अंदर नगरीय सभ्यता के पहले प्रमाण के रूप में हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को पढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां से हमें केंद्रीकृत व्यवस्था मिली है। केंद्रीकृत व्यवस्था से हमारा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमें, जब हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब टीलों की खुदाई कर रहे थे तो उन टीलों की खुदाई में कहीं से हमें जो है वो दुर्ग के अवशेष मिल रहे हैं। दुर्ग या महल के अवशेष जो है इस बात का द्योतक है कि किसी एक मुखिया के द्वारा, यहाँ जो है मुखिया के द्वारा शासन जो है वो संचालित किया जा रहा है। इतिहासकार यह कह रहे हैं कि उसके राजा होने के कहीं भी प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वह मुखिया हो सकता है, ये प्रमाण मिल रहे हैं। और वह जो है वो नगर से भिन्न जो है दुर्ग में अपना निवास स्थान रखता होगा। इसी जानकारी से हम इसको केंद्रीकृत व्यवस्था की सारी शक्तियां जो है वो उसके अधीन हो सकती है, ये जानकारी इतिहासकार हमें दे रहे हैं। इसी के साथ में जुड़ा हुआ बिंदु है प्रजातांत्रिक सभ्यता या प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था से हमारा तात्पर्य यह है कि यहां जो है वह समुदाय में रहन सहन देखा गया है। समुदाय में रहन सहन आपको यह जानकारी देगा कि मैंने ऊपर कहा कि किसी व्यक्ति के द्वारा शासित किया जा रहा है, लेकिन उसी शासन के अंदर भी जो है वह समुदाय जो है वह बिल्कुल उसके अधीन नहीं है। वह समुदाय जो है वह स्वतंत्र है और समता रूपी जो है वर्ण व्यवस्था देखी गई है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर अगर हम इसी के अंदर जिक्र करेंगे
वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था समता रूपी है, समान है। जो व्यक्ति को जो काम निर्धारित किया गया है या जो कर रहे हैं वह काम के लिए वह स्वतंत्र है। इसीलिए इस समुदाय में रहने के कारण इस व्यवस्था को प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इनको लिपि का ज्ञान भी रहा है। और विद्यार्थियों, हमने यह देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम लिपिबद्ध रूप में देखते हैं तो इसे जो है साहित्य के रूप में अगर देखेंगे तो यह जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल में गिनी जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि इतिहास के अंदर वह समय जब साहित्य तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन साहित्य को पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन साहित्य प्राप्त हो रहे हैं, साहित्य को पढ़ा क्यों नहीं गया अभी तक? क्योंकि वह साहित्य जो है वह चित्र रूप में लिखा गया है, जो कि इतिहासकारों के पढ़ने में नहीं आया है। तो इतिहासकार यह कहते हैं लेकिन इनके द्वारा जो लिपि है उसके अंदर वर्ण भी मिले हैं। तो यह जो है करने वाले पहले व्यक्ति है जिनमें इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिली है। अगर आप इसमें धर्म की बात करेंगे तो द्वि जो है व्यवस्था है, द्विव्यवस्था का हमारा मतलब यह है कि यहाँ पर पुरुष को भी देव रूप में पूजा गया है और स्त्रियों को भी देवी के रूप में पूजा गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इन व्यवस्था के अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ से व्यापार या वाणिज्य की बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य में यह सभ्यता जो है व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता है। व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता जिसके अंदर मापतोल के बाट या व्यापार की जानकारी समुन्नत व्यवस्था में मिली है। और व्यापार के साथ साथ में कृषि जो है, कृषि व्यवस्था, कृषि प्रधान समाज जो है यहाँ से हमें देखने को मिला है। कृषि की शुरुआत करने वाले और कृषि में भी जो है खाद्यान्न फसलों के साथ साथ में कपास का उत्पादन करने वाले, खाद्यान्न फसल और खाद्यान्न फसलों के अलावा कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग हैं जिनके द्वारा जो है कपास का उत्पादित किया गया। तो ये सब जो बिंदु है, इन बिंदुओं में हम इन सिंधु घाटी सभ्यता को आगे विस्तार में देखेंगे। इन बिंदुओं से दूसरे जो है बिंदु हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इन बिंदुओं पर ध्यान दे रहा है कि यह जो है इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता रही है। यानी कि इस संस्कृति के अंदर, इस सभ्यता के अंदर ये शुरुआत इन व्यक्तियों के द्वारा की है और ये विरासत के रूप में हमें मिली है। इसीलिए आज लंबे समय तक भी इस संस्कृति को हम पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।